खार्किव से बड़ी खबर, जहां पर रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा और गंभीर आरोप जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। केमिकल अटैक यूक्रेनी आर्मी कर रही है। रूस का यह दावा केमिकल अटैक की जद में आया है रूसी सैनिक, और उसका यह वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है आरोपों के साथ। और आरोप यह है कि खार्किव में रूस पर यूक्रेन की तरफ से केमिकल अटैक किया गया है, केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें एक जो रूसी सैनिक है जो इसकी जद में आया, उसके बाद उसकी क्या हालत हुई है, ये वीडियो जारी करके दिखाया गया। नॉन कन्वेंशनल वेपन्स को लेकर रशिया पिछले 1 साल से यूक्रेन को वार्न करता आ रहा है। हालांकि इस थ्रेट को लेकर रशिया पहले भी रिपोर्ट्स जारी कर चुका है कि रेडियो एक्टिव बॉम्ब्स और यहां तक कि कुछ केमिकल बॉम्ब्स का यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट अब क्या है और किस आधार पर वॉर जोन में इन केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने होगी। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल, क्योंकि रशिया की तरफ से एक बार फिर से यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से अब ये वीडियो भी जारी किया गया है। और रूस हालांकि इसको लेकर यह आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो पर रूस ने यह आरोप लगाया कि कैसे ड्रोन के जरिए केमिकल ग्रेनेड यूक्रेनी सेना की तरफ से गिराए जा रहे हैं। और केमिकल अटैक की जद में आने से रूसी सैनिकों की जान जा चुकी है। हालांकि यूक्रेन के केमिकल अटैक में रशियन आर्मी को जिस तरीके से भारी नुकसान हुआ है, ये वीडियो के जरिए तो बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन अब केमिकल अटैक को लेकर ये आरोप यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन केमिकल अटैक ये आखिर कितना घातक हो सकता है, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले ये समझ लीजिए कि किस तरीके से ये लोकेशंस को ट्रैक और ट्रेस करने के बाद जहरीली गैस और ठोस पदार्थ पर्यावरण में जिस तरीके से छोड़े जाते हैं वो इस वक्त ड्रोन के जरिए छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये गैस पर्यावरण में मिलकर कैसे जहर में तब्दील हो जाती है। और केमिकल अटैक के बाद आंखों से लगातार जिस तरीके से पानी आना शुरू होता है, बड़ा नुकसान पहुंच जाता है। और जहरीली गैस से ही दम घुटने तो लगता ही है, सांस लेने में भी मुश्किल हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत से ज्यादातर लोगों की मौत की भी खबर है। इस वक्त राजन कोचर सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही बाकी मेहमानों का भी परिचय आपको दे दूं। ओपी तिवारी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही नेवल कमांडर राजीव सरदाना डिफेंस एनालिसिस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट सतीश कुमार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सतीश सर, सबसे पहले मैं आपसे इसलिए इसकी शुरुआत कर रही हूं क्योंकि पिछले 1 साल में रशिया ये वार्न और ये थ्रेट बार बार जाहिर कर चुका है कि रेडियो एक्टिव बॉम्ब्स और यहां तक कि केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल यूक्रेन कर सकता है, टेक्नोलॉजी उसके पास है। लेकिन क्या यह दावा अब रशिया की तरफ से हम सही माने, क्योंकि युद्ध के इस हालात में यह बड़ा जरिया यूक्रेन के लिए बन चुका है बचने के लिए? अब बिल्कुल, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उस दावे में कितना दम है, लेकिन ये हम जानते हैं कि रूस के पास भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, और यूक्रेन के पास बाकी पश्चिमी देशों के द्वारा दी हुई वो हथियार वहाँ पर इकट्ठा माना जा सकता है कि है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स टेरर के कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई भी देश इसका प्रयोग करता है तो आतंकी कार्रवाई मानी जाएगी। लेकिन सर, इस युद्ध में तो हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम नियम कायदों को ऐसा लगता है कि ताक पर रख दिया गया है। कल ही कोचर साहब, एक खबर आई थी कि ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया है रशिया ने। 1.5 टन का ये बॉम्ब जहां गिरा है वहां जबरदस्त विध्वंस उसने मचाया है। और अब यूक्रेन की तरफ से केमिकल वेपन के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। किधर जाती हुई ये जंग आपको दिखती है? देखिए, अगर वर्ल्ड वॉर 1 का मैं आपको एग्जांपल दूं, ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी केमिकल वॉरफेयर से जी, जिसमें मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन और क्लोरीन, ये 3 टाइप के गैसेस हैं जो इस्तेमाल हुई थी। और ये वाली लड़ाई में मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ये प्रीमेच्योर होगा अभी केमिकल वॉरफेयर का स्टार्ट करना। अगर यूक्रेन इस्तेमाल करेगा तो रशिया के पास भी वो काबिलियत है, वो कैपेबिलिटी है कि वो भी केमिकल बात वही है कि वॉर को खत्म करने या जीतने की डेस्परेशन में कुछ भी संभव हो सकता है। और देखिए, इस बीच डोनेट्स्क से मारिंका में भीषण जंग, रूस की 68वीं टैंक रेजिमेंट का भीषण हमला, रूसी हमले में धुआं धुआं हुआ पूरा इलाका। रूसी हमले में आप देखिए किस तरह से पूरा इलाका धुआं धुआं हो रखा है। ओपी तिवारी सर, उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। केमिकल अटैक की बात कही जा रही है और जो बात आ रही है कि बेचैनी तो है दोनों तरफ से कि ये युद्ध खत्म हो जाए,
जितनी जल्दी हो सके सामने वाला पस्त हो जाए। और यूक्रेन खासकर वो तो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है, वो तो किसी भी हमले के लिए, किसी तरह के अटैक के लिए तैयार है। रूस का जो क्लेम है अबाउट केमिकल वॉरफेयर फ्रॉम यूक्रेन, इसको मैं नकार नहीं सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज ये जो यूक्रेन की जो वॉर है, हमें सबको पता है कि ये अमेरिका अपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई कर रहा है, और ये जेलेंस्की का जो भी स्टेप है, जो भी इनिशिएटिव है, वो अमेरिका के कहने पर ही होता है। इस वॉर को देखें, शुरू में भी रशिया ने कब्जा किया, बाद में जेलेंस्की ने भी, यूक्रेन फोर्सेज ने कुछ हद तक कब्जा किया, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और बाखमुत पे ये लड़ाई बहुत तेज होती जा रही है। बाखमुत पर यूक्रेन फेल हो रहा है, तो ये हो सकता है कि रशिया, अमेरिका के कहने के बावजूद ये छोटा मोटा जो है ये जो केमिकल वॉरफेयर का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन रूस जो लगातार एक के बाद एक हार मिल रही है वॉर फ्रंट पर, हो सकता है कि इसी में इसका इस्तेमाल किया गया। अब देखिए सर, उसी बाखमुट को लेकर बड़ी खबर है तिवारी सर। बाखमुट में रूसी सेना बेहद मजबूत है। बाखमुट छोड़कर जाते हुए यूक्रेनी सैनिक साफ नजर आ रहे हैं। रूस के वैगनर ग्रुप ने बाखमुट में बढ़त बना ली है, और उसका सबसे ताजा वीडियो और सबूत आपके सामने। रूसी सैनिकों ने बाखमुट को चारों तरफ से घेर रखा है। ISW का यह बड़ा दावा कि बाखमुट में यूक्रेनी सेना काफी मुश्किल में फंसी हुई है। सरदाना सर, बाखमुट क्या लग रहा है? अब तो लगभग गया यूक्रेन के हाथ से, और बाखमुट गया तो इसके बाद अब आगे क्या किया जा सकता है? देखिए, बाखमुट तो आप जैसे तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और ग्राउंड सिचुएशन से वहाँ जो न्यूज़ आ रही हैं वो यही कहती हैं कि बाखमुट यूक्रेनी सेना के हाथ से बिल्कुल निकल गया है। वहाँ के सिविलियंस भी बाखमुट पे से पैदल भागते हुए नजर आए हैं। तो इसके आगे जो है, रशिया की आगे सिर्फ बढ़त ही होनी है, और सूनर और लेटर बिल्कुल कब्जा कर लेंगे रशियन सेना बाखमुट पे। लेकिन सर, इस बीच बाखमुट को लेकर अब वैगनर चीफ की तरफ से भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बयान, जहां वैगनर फाइटर्स के बिना टुकड़े टुकड़े हो जाएगा बाखमुट। प्रोक्सिन की तरफ से यह बयान दिया गया। वैगनर फाइटर्स ने रूस को बाखमुट में बढ़त दिलाई है। अब समीर, यह देखना जरूरी होगा कि इस बढ़त के बलबूते वैगनर चीफ आखिर पुतिन को क्या संदेश देना चाहते हैं। पुतिन को ऐसा लगता है सुरभि कि वो बहुत कड़ा संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि प्रिगोजिन के बयानों पर अगर गौर किया जाए तो सीधे तौर पर वो ये बताने की कोशिश करते हुए रूस के नेतृत्व को नजर आ रहे हैं कि हमें बिना हथियारों के इस जंग में झोंक दिया गया है, लेकिन फिर भी देखिए वैगनर फोर्सेस आपकी कितनी मदद कर रही है। तो एक तरह का क्लैश भी यहां पर नजर आ रहा है वैगनर फोर्सेस और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। एक इंटरव्यू में वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने पूर्वी यूक्रेन और बाखमुत को लेकर खास तौर पर क्या कहा है, इस पर एक नजर डालना अब जरूरी है। यह देखिए, बैटल ग्राउंड में वैगनर फाइटर्स का दम। प्रिगोजिन ने कहा, वैगनर फाइटर्स हट गए तो बाखमुत रूस के हाथ से निकल जाएगा, मतलब जो हासिल हुआ वो हाथ से चला जाएगा। वैगनर फाइटर्स ने ही रूस को बाखमुत में पहले लीड और फिर जीत दिलाई है, यह दावा वो खुद कर रहे हैं। बाखमुत में वैगनर के लड़ाके चट्टान की तरह डटे रहे और उन्होंने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। वैगनर के लड़ाकों की बदौलत ही पूर्वी यूक्रेन में रूस तेजी से आगे बढ़ा, ये वो बता रहे हैं सीधे पुतिन की आंखों में आंखें डालकर। वैगनर फाइटर्स ने यूक्रेनी आर्मी को हर मोर्चे पर घेरा है, ये सीधे तौर पर बताने की कोशिश की गई है। हमारे साथ कोचर साहब इस वक्त मौजूद हैं। कोचर साहब, ये बताइए कि आखिर ये प्रिगोजिन और व्लादिमीर पुतिन के बीच चल क्या रहा है, क्योंकि हमने देखा तमाम ऐसे मौके आए जब प्रिगोजिन साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि भाई हमें तो कुछ दिया नहीं गया, उसके बाद भी देखिए हम आपको कितनी सफलताएं दिला रहे हैं, और खास तौर पर बाखमुत पर कब्जे का ऐसा लगता है पूरा क्रेडिट वैगनर फोर्सेस लेना चाहती है, प्रिगोजिन लेना चाहते हैं। देखिए, कोई शक नहीं है इस स्टेटमेंट में कि वैगनर की जो फोर्स है, जो उनके सोल्जर्स हैं, वो रशियन सोल्जर से बेटर ट्रेंड है, और उनकी जो आर्ट ऑफ वॉरफेयर है उनमें ज़्यादा हद तक है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी वैगनर एम्प्लॉय हुआ है वो सक्सेस हासिल की है और जल्दी हासिल की है। तो ये एक मैसेज पुतिन को भी जा रहा है कि आप ये वैगनर को फोर्स को और मजबूत करें। जी। हम चाहते हैं कि वैगनर के पास और आधुनिक हथियार है, बिकॉज रशिया एक और फोर्स को इतने हथियार नहीं देना चाहता, बिकॉज कल ये फोर्स रशिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी आ सकती है। तो इसलिए एक बैलेंस रखना चाहता है रशिया
पर वैगनर की तरफ से एक मैसेज जा रहा है रशिया को कि अगर आप हमको और अच्छे हथियार देंगे तो हम आपके लिए और अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक डायरेक्ट इसको सिग्नल है पुतिन को। ठीक है। और क्या इसे कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर भी देखा जा सकता है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रिगोजिन के बीच क्या वाकई कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए, कम से कम इस जंग के दौरान? इस पर भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन बाखमुत और पूर्वी यूक्रेन को लेकर वैगनर चीफ की तरफ से किए गए दावे ने दरअसल कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वैगनर चीफ का बयान, पुतिन क्यों है परेशान? क्या पुतिन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं प्रिगोजिन? यह सबसे बड़ा अहम सवाल जहन में आता है। क्या पुतिन को अपनी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वैगनर चीफ? इन बयानों पर गौर कीजिए तो आप कहेंगे हां, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वैगनर ग्रुप यूक्रेन से हट गया तो पिछड़ जाएगी रूसी आर्मी? क्या बाखमुत भी हाथ से चला जाएगा? क्या वैगनर के यूक्रेन छोड़ते ही रूस के हाथ से निकल जाएंगे बाखमुत समेत कई शहर? करुणा, ये बड़े सवाल निश्चित तौर पर जहन में आते हैं इन तमाम बयानों पर अगर हम गौर करें। बिल्कुल। और समीर देखिए, ये जो प्रिगोजिन की तरफ से कहा गया, एक तरह से भी कहा जा रहा है कि रूसी सेना को आईना दिखाने का काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, एक और बड़ी खबर है, बैटल ग्राउंड में जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रूसी हमलों को तबाह कर रहा है गेपार्ड एयर डिफेंस सिस्टम, और उसका ये वीडियो आप देखिए। ये जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम है, और जैसा आपको पता है कि वेस्ट की तरफ से जो अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं, उसी का नतीजा है कि रूस की तरफ से अभी ज्यादा जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ओबी तिवारी सर, ये जो है डिफेंस सिस्टम है, गेपार्ड हो या फिर तमाम जो वेस्ट की तरफ से मिल रहे हैं, वो कितने ज्यादा कामयाब साबित हो रहे हैं यूक्रेन के लिए? और क्या यही वजह है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि उस तरह से फाइटर जेट्स का, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया? डर है पुतिन के अंदर? करुण, बिल्कुल सही है। जो एयर डिफेंस सिस्टम डिफेंस अलग अलग तरीके के कई कंट्री के यूक्रेन में डिप्लॉय हुए हैं, वो एयर डिफेंस के साथ इंटेलिजेंस को कपल करके इससे जो असर पड़ा है, रशिया पूरी तरीके से एयर सुपीरियरिटी नहीं गेन कर पाया है, जो कि बहुत अत्यंत आवश्यक होता है फाइटर्स लॉन्च करने के लिए और कारपेट बॉम्बिंग करने के लिए। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम भी देखो सिस्टमेटिक तरीके से रशिया डिस्ट्रॉय कर रहा है अपनी इंट स्ट्रॉन्ग करके। जब पूरी एक तरह से सारे एयर डिफेंस सिस्टम आए हैं, जरूर आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं, जर्मनी से भी आ रहे हैं, लेकिन ये आइसोलेटेड बहुत कम आ रहे हैं। ये कुछ एरिया कोई डाइट कर सकते हैं, तो जिस एरिया में ये है उस एरिया रशिया अवॉइड करेगा, बाकी जगह अटैक करेगा। लेकिन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम, इनको डिस्ट्रॉय करने की पूरी पहल और रशिया को करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। लेकिन एक दो चीज़ें मैं और भी ऐड करना चाहूँगा। ये जर्मन के जो चांसलर हैं, वो एक तरीके से तो वेपन दिया है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं, वो अलग स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि वॉर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये जो रशियन एयरक्राफ्ट है, अगर इनको एक बार मौका मिला तो यूक्रेन को, बिकॉज रशिया इज ऑल्सो वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि हमें इस लाइन से आगे ज्यादा नहीं बढ़ना है। ये बाखमुत की बात है, बाखमुत से भी आगे नहीं बढ़ना है, बिकॉज आगे बढ़ने में कोई ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि वो रिटेन नहीं कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर डिफेंस लाइन एनालिसिस किया जाता है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है, वो आगे बढ़ने की फिराक में हर वक्त क्यों बना रहता है। इस बीच बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सैपर्स के एक्शन को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां रूसी हमलों पर ताबड़तोड़ पलटवार भी किया गया है और यूक्रेन ने रूसी के H-101 क्रूज मिसाइल को भी अब मार गिराया है। सर, ये ग्राउंड रियलिटी है जहां पर दोनों तरफ से वीडियो जारी कर बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा रहता है। दोनों आर्मीज के बीच में क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आते हैं। राइट। पर आज अगर आप इस लड़ाई को एनालाइज करें तो रशिया के पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतना एमुनिशन है और इतनी वेपनरी है कि वो इस लड़ाई को और एक साल तक खींच सकता है। तो यूक्रेन का ऐसा नहीं कहा जा सकता, और यूक्रेन एमुनिशन की मांग अपना कर रहा है। उसको 2,50,000 मिसाइल्स की उसकी डिमांड है, वो कहाँ से आएगी? और आज की बाखमुत की लड़ाई में हमने ये देख रहे हैं कि यूक्रेन की एमुनिशन कम होता जा रहा है। तो वो लड़ाई एक निर्णायक फेज में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, जिसमें रशिया असेंडेंसी पे आ चुका है। तो इसलिए आने वाले वक्त में हमको ये देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो कितना हेल्प कर सकते हैं यूक्रेन को, बिकॉज मुझे ऐसा लगता नहीं है कि एक पॉइंट के बाद एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पे यूक्रेन का जो उसको मदद जो मिल रही है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत अहम है कि यूरोपीय देशों का क्या हाल है, खास तौर पर वो मुल्क जिसके रक्षा मंत्री खुद ये कहते हैं कि हमारी सेनाएं
अपने मुल्क की रक्षा नहीं कर सकती, वो ऐसा कर पाने में नाकाम है। जी हां, जर्मनी का हम जिक्र कर रहे हैं। जर्मन चांसलर ने पुतिन पर बड़ा हमला बोला है। पुतिन समझ लें वो युद्ध नहीं जीतेंगे, ये कहा है ओलाफ शोल्ज ने। पुतिन साम्राज्यवादी आक्रामकता से सफल नहीं हो सकते, यूक्रेन शांति के लिए तैयार है, ये कह रहे हैं ओलाफ शोल्ज। तो CNN को दिए इंटरव्यू में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने और क्या क्या कहा है, आइए आपको हम बताते हैं बड़ी बातें उनके बयान की। तो जर्मनी तैयार, पुतिन की होगी हार। क्या कहा है ओलाफ शोल्ज ने? पुतिन समझ लें कि वे अपनी साम्राज्यवादी आक्रामकता में सफल नहीं होंगे। पुतिन को किसी भी हाल में यूक्रेन से अपनी आर्मी वापस बुलानी ही पड़ेगी। जंग खत्म होने के बाद पश्चिमी देश यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार, यूक्रेन को हर तरह से मदद जारी रखेंगे, ये ओलाफ शोल्ज ने कहा। जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। तिवारी सर, जर्मनी एक ऐसी कंट्री है इस पूरे वॉर में, वो कभी इधर तो कभी उधर, कभी नरम तो कभी सख्त, कभी हथियार नहीं देने की बात तो कभी हथियार देने की बात। अभी ओलाफ शोल्ज का स्टैंड क्या बता रहा है? रवि, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी आपके थिंकिंग से कि ये हमेशा इधर उधर करे जा रहा है। लेकिन जर्मनी की सबसे बड़ी परेशानी थी गैस, एनर्जी का। वो किसी तरीके से ये विंटर ये जो झेल गए हैं, उस समय ये रशिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी भी जो है ये स्टेटमेंट है कि पुतिन हारेंगे, लेकिन उनका जो अंडरलाइंग स्टेटमेंट है कि अभी वॉर खत्म होनी चाहिए ताकि इस तरीके से अब आगे नहीं बढ़ सकते, ये जरूरी है। इसके अलावा आप देखो कई देशों में जो सिटीजन्स अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं कि हम अमेरिकन के मिलिट्री एम्बिशन के लिए हम क्यों सहयोग करें। ऑस्ट्रेलिया में हो या जर्मनी में हो, इवन यूएसए में भी हो, ये लोग खाली बलि का बकरा बना रहे हैं यूक्रेन को अपने फायदे के लिए। ये लोगों को समझ में आ रहा है, सिटीजन के समझ में आ रहा है, वो खुलेआम अपने नेतृत्व के विपक्ष में आना शुरू कर रहे हैं। जब तक ये ज्यादा तेज तरीके से नहीं होगा, ये वॉर रुकना संभव नहीं है। बिल्कुल सर, इसीलिए बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि अब कई वीडियोस जारी कर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ब्लैक सी से रूस की बड़ी तैयारी को लेकर बड़े दावे, और किसी भी वक्त अब ताबड़तोड़ अटैक रूस कर सकता है। रूस ने ब्लैक सी में सैन्य उपकरण से लैस वॉरशिप भी उतार दी है। अब ये किस बात की ओर संकेत दे रहे हैं, किस रणनीति के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है और किस तरीके से युद्ध में इसे अंजाम देने की बड़ी तैयारी है। रूस की इस तैयारी को लेकर करुणा आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल देंगे, लेकिन ब्लैक सी से ये घातक प्रहार युद्ध के इस हालात में क्या बड़े संकेत दे रहा है? बिल्कुल सुरभि, देखिए मॉस्को मकारोव जो एक बड़ा नुकसान हुआ था, इसके बाद अपनी फ्लीट्स को वापस बुलाया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से ब्लैक सी से अपनी फ्लीट को एक्टिव करता हुआ रूस नजर आ रहा है। तो आप देखिए रूस तैयार है और ब्लैक सी से होगा बड़ा प्रहार। सीरिया में रूसी जहाज स्पार्टा 4 में सैन्य उपकरण भरे गए हैं। और क्या जानकारी, सीरिया से स्पार्टा 4 रूसी नौसेना स्कॉट के साथ रवाना हुआ है। जानकारी ये कि ब्लैक सी में यूक्रेन के करीब पहुंच चुका है रूसी जहाज स्पार्टा 4, ये जानकारी है। अभी ब्लैक सी में रूस के 17 वॉरशिप्स तैनात हैं। रूस के 5 मिसाइल कैरियर और 2 सबमरीन्स भी ब्लैक सी में ही तैनात है। ब्लैक सी से सटे यूक्रेनी इलाकों में लगातार एयर रेड सायरन बजते हुए नजर आ रहे। राजन कोचर सर, मेरा सवाल आपसे है, मॉस्को मकारोव का जो नुकसान हुआ, इसके बाद ब्लैक सी से जो स्ट्राइक से उसको कम कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से यहां पर अपनी फ्लीट को मजबूत करना, ये किस स्ट्रेटेजी की तरफ इशारा करता है पुतिन की? देखिए, इसको आपको लिंक करना पड़ेगा। एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, टर्की ने करवाया था, जिससे ब्लैक सी से आप फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, इंपोर्ट भी कर सकते थे। ये ट्रेड एग्रीमेंट का एक्सटेंशन एक बार हो चुका है और ये 18 मार्च तक ही है। और 18 मार्च के बाद अगर रशिया इसको एक्सटेंड नहीं करेगा तो ब्लैक सी का ब्लॉकेड हो जाएगा। तो ये आप इनकी फोर्सेस जो अभी आई हैं, इनकी जो नेवल शिप्स आई हैं ब्लैक सी में, ये आपको एक इंडिकेटर दे रहा है कि 18 मार्च का जो एग्रीमेंट है उसको रशिया एक्सटेंड नहीं करना चाहता। और ये ब्लैक सी का ब्लॉकेड अगर करेगा तो यूक्रेन से, रशिया ने तो ये बात कह दी कि वो तभी उसको रिन्यू करने के बारे में सोचेगा जब उसके खुद के एक्सपोर्टर्स को अनब्लॉक कर दिया गया जाएगा तब। यस, ये उसके साथ भी लिंक्ड है, बिकॉज
आज जितने भी सैंक्शंस हुए हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ने लगाए हैं या उसको नेटो ने लगाए हैं, उस पे फूड ग्रेन्स के ऊपर इतना उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अमेरिका चीन के बीच जासूसी पर नई तनातनी मच गई है। चीनी क्रेन से अमेरिका को जासूसी का शक है। अमेरिका के आरोपों को चीन ने पागलपन करार दिया है। अमेरिकी मीडिया में क्रेन से जासूसी की खबर काफी ज्यादा दिखाई जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अमेरिका हर रोज चीन पर नए नए तरह से जासूसी के आरोप लगा रहा है। याद होगा आपको कि इसके पहले बलून के मामले सामने आए थे जब गुब्बारों के जरिए जासूसी का आरोप लगाया गया था, और अब देखिए क्रेन की खबरें मीडिया में चल रही है अमेरिका की। तो ये बहुत दिलचस्प है, आखिर चीन पर किस किस तरह के आरोप लग रहे हैं और इस बार के आरोप में क्या नया, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जासूसी के क्रेन कनेक्शन की कहानी क्या है, जरा इसको समझिए। अमेरिकी बंदरगाहों पर चीन में बने क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई बड़ी जहाज कंपनियों में भी चीनी क्रेन से काम लिया जाता है, और अमेरिकी सेना के इस्तेमाल पोर्ट पर भी चीनी क्रेन से काम लिया जा रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो पोर्ट्स हैं सेना के, वहां पर भी चीनी क्रेन इस्तेमाल में आने। रिपोर्ट पे पोर्ट ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने का खतरा बताया गया है। सैन्य सामानों के मूवमेंट का डेटा लीक होने का भी खतरा जताया गया है। तो ये सारी रिपोर्ट्स इस वक्त चल रही हैं और ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि आखिर चीन पर किस किस तरह के और अजीब अजीब तरह के आरोप लग रहे हैं, इनमें सच्चाई क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। रवि, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसको देखते हुए चर्चा करने से पहले यह भी जान लीजिए कि क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब जासूसी कांड को लेकर दोनों मुल्कों के संबंधों पर भी असर पड़ा हो। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ड्रैगन के जिस जासूसी चैप्टर का यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं उसमें थोड़ी देर पहले आपने गुब्बारा कांड का जिक्र किया, अब क्रेन पर शक को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं। इस बीच जिस तरीके से हुआ है, चिप पर सवाल उठ रहे हैं, ये बड़े सवाल उन कंपनीज को लेकर साफ तौर पर चीन पर सवाल खड़े करते हैं रवि, जहां पर चीन किसी ना किसी तरीके से नजर बनाने की दूसरे मुल्कों पर, खासकर अमेरिका पर, कोशिश कर सकता है। सतीश जी, ये सवाल मैं आप ही से कर रहा हूं कि इस तरह के जो आरोप हैं, इन सब से क्या एनवायरमेंट या किस तरह का माहौल क्रिएट करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है? देखिए, बयान बड़े विरोधाभासी रहे हैं, बलून को ले भी, और अब ये देखिए क्रेन का इस्तेमाल जासूसी के लिए। क्या क्रिएट कर रहा है अमेरिका? देखिए, चीन और अमेरिका के द्वंद्व पिछले 2 दशकों से चले आ रहे हैं, कभी तीखा कभी कम तीखा, लेकिन अमेरिका की लगातार निरंतर कोशिश रही है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे स्टेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए जिससे उसकी मान्यता, चाहे वो आर्थिक मान्यता हो या डिप्लोमेटिक मान्यता हो, एक एग्रेसिव कंट्री के रूप में उसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। और इसमें सच्चाई भी है। कई बार आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अगर अपने देश भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर भी देखें तो जिस तरीके से चीन ने जासूसी के कारनामे किए हैं, यहां तक कि लैंग्वेज, मैंडेरियन लैंग्वेजेस के नाम और पर, चाहे फिर वो अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों ना, और अब तो भारत में भी ये कहा जा रहा है बाकायदा कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं चीन के, बाकायदा उन पर शक जाहिर किया जा रहा है। तो जो विश्वास है वो चीन वर्ल्ड वाइड खोता हुआ साफ नजर आ रहा है। अब एक बड़ी खबर आप देखिए, पोलैंड बॉर्डर पर नेटो के हथियारों की खेप यूक्रेन को जल्द सौंपे जाएंगे। हथियार, ये बड़ी खबर आ रही है, कई देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजे, और ये देखिए ये तस्वीर आपके सामने, और ये हथियारों की बड़ी खेप, कतार में आपको गाड़ियां नजर आ रही है, दूर दूर तक आपको, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ये एमुनेशन, हथियारों का पूरा जखीरा आपको नजर आ रहा है जो इन गाड़ियों में लदा हुआ है। ये खेप बस पहुंचने वाली, और जब ये मिलेगा तो आप समझिए क्या होगा वॉर जोन में। अब कीव ओब्लास्ट में रूस के हवाई हमले को लेकर भी बड़ी खबर है, जहां एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी हमलों को नाकाम कर दिया है। हालांकि शहर में लगातार बज रहे एयर रेड सायरन भी सुनिए, क्योंकि यहां युद्ध के इस हालात में कीव ओब्लास्ट में रूस के इस हवाई हमले को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट। और देखिए अगली बड़ी खबर, मेलिटोपोल में हुआ है जबरदस्त धमाका। यूक्रेन का दावा, धमाके में सैकड़ों रूसी सैनिक मारे गए हैं। कई रूसी सैनिकों के हताहत होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी इलाके से यूक्रेनी हमले के बाद रूसी फौज में हाहाकार मचा है।
और यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दे सकता है अमेरिका। यूक्रेन के 2 पायलट ट्रेनिंग के लिए अमेरिका पहुंचे। एरिजोना मिलिट्री बेस पर चल रही पायलटों की ट्रेनिंग। तो आप देखिए यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की ट्रेनिंग दी जा रही है, एरिजोना एयरबेस पर हो रहा है। इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या है, जानकारी देखिए। अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 देने से इंकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेनी पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब आइए आपको बताते हैं, क्योंकि सवाल आपको भी उठा होगा कि ऐसा फिर हो क्यों रहा है। F-16 फाइटर जेट की ट्रेनिंग में यूक्रेनी पायलटों को लंबा वक्त लग सकता है। आगे अमेरिका F-16 देने को तैयार हुआ तो यूक्रेनी पायलट पूरी तरह से तब ट्रेंड रहेंगे। वॉर जोन में यूक्रेन और कमजोर पड़ा तो F-16 फाइटर जेट दे सकता है अमेरिका। और खबर यह कि यूक्रेनी पायलट्स को F-16 के साथ दूसरे फाइटर जेट की भी ट्रेनिंग दे रहा है अमेरिका। अमेरिका से लंबे वक्त से F-16 फाइटर जेट की लगातार यूक्रेन मांग करता रहा है।